अस्सलाम वालेकुम। पेपर फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर जो भी आपका डिटेंशन का पेपर हुआ है आज हम वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ में पहला है हमारे पास द मेजर्ड वैल्यू ऑफ के इज़। हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब हम कूलम फोर्स का हमने टॉपिक देखा था उसमें कूलम कांस्टेंट एक आया था के, ठीक है। तो उसकी मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज़ अ गुड। अब 4 ऑप्शन है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंडक्टर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो अर्थ है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ इनफाइनाइट चार्जेस हैं जो कि उसमें प्लेस्ड हैं, और वो एट अ टाइम वो हमें एक ज़ीरो पोटेंशियल भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए चार्जेस तो उसमें रिजाइड हैं, बट हमें जो पोटेंशियल वो दे रहे हैं वो क्या है? उसका ज़ीरो है, ठीक है। तो ये है कि हमारे पास वो अर्थ पोटेंशियल इसलिए ज़ीरो लिया जाता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। देन आपके पास है 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर ऑफ अ टीवी सब्जेक्टेड टू अ 400 वोल्ट। वोल्टेज दी है और देन वो और आपको कैपेसिटेंस दी है, ठीक है, माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड, और वो कह रहे हैं कि जी एनर्जी आप फाइंड करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला एक लगाना पड़ेगा कि हमने एनर्जी का देखा था, उसके लिए क्या था? 1/2 ऑफ C × V²। तो देखिए कैपेसिटेंस भी दी है, वोल्टेज भी आपको दी है, तो ये वैल्यूज़ लगा के आप उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नंबर 4 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B इज़ del V। द वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम A to B इज़, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑप्शन A और B है वो दोनों सेम है और वो दोनों ही करेक्ट हैं। W = -Q del V, ठीक है। आपको पता है हमारे पास जो पोटेंशियल होता है हम उसको कैसे लिखते होते हैं, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या अब वर्क डन के लिए क्या होगा? Q del V, ठीक है। अब वो नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम तो क्या आएगा इस इक्वेशन के देखें, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होता है? Q del V। और जब भी आप एक पॉइंट से A से B की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? उसकी डायरेक्शन इन्वर्स होती है, या आप कह सकते हैं कि हम उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, और हमारे पास इसलिए इसका जो वर्क डन फील्ड की बनती है वो क्या बनती है? फ्रॉम पॉइंट A to B इज़ -Q del V। इसमें दोनों ऑप्शन A और B दोनों करेक्ट हैं क्योंकि दोनों सेम है। देन है जी किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ, किलोवाट इनटू आर है, ठीक है। तो किलोवाट इनटू आर का यूनिट हमारे पास ये होता है यूनिट एनर्जी का। सिर्फ किलोवाट अगर होता तो वो हमारे पास किसका यूनिट था? पावर का। बट यहाँ पर हमारे पास किलोवाट के साथ हमारे पास टाइम भी है जो कि आवर में है, तो इसलिए हमारे पास किलोवाट इनटू आवर हमारे पास यूनिट है एनर्जी का। देन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A लेंथ L एंड रेजिस्टेंस इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी। अब वो कह रहे हैं कि आप इस वायर है उसको वो उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो रेजिस्टिविटी है वो आपको पता है वो मीडियम की जो है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। तो आप उसको हाफ कर दें या डबल कर दें तो जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो सेम रहती है वायर की, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? सी ऑप्शन रिमेन सेम। देन है द पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वाट एंड 200 वाट which are connected to power supply of 220 volts. The ratio of resistance of their filament. अब आपको 2 बल्ब हैं, उनकी पावर दोनों की भी दे दी है, और कह रहे हैं कि जी वो पावर सप्लाई सेम पावर सप्लाई है 220 वोल्ट्स, उन दोनों के साथ वो कनेक्टेड है, दोनों बल्ब उसके साथ कनेक्टेड है। तो वो कह रहे हैं कि जी इनकी जो रेशो निकलेगी वो क्या निकलेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जब भी आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज दी हो तो हम पावर का फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं? P = V² डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम उन्होंने 2 बल्ब दिए हैं और अलग अलग पावर दी हुई है, पहली की पावर 100 वाट है, दूसरी की 200 वाट है, ठीक है। तो हम पहले P1 निकालेंगे V²/R, ठीक है, एंड देन हम P2 निकालेंगे V²/R, ठीक है। तो सिर्फ पावर उनकी डिफरेंट है, तो उन्होंने तो रेजिस्टेंस का बोला था ना, तो हम इससे हम रेजिस्टेंस पे कैसे R1 की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? इस R1 को उधर ले जाएं, P1 को इधर ले आएँ, ठीक है।
तो वी स्क्वायर बाई पी, और इसी तरह ये जो हमारे पास है R2 क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, ठीक है। तो आपके पास वैल्यूज़ हैं, दोनों की वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ लगाएंगे तो जो रेशो इनकी निकलती है वो निकलती है 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। देन है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़, तो रेजिस्टेंस का जो आपके पास रेसिप्रोकल है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस का जो आपके पास इन्वर्स है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो कंडक्टेंस ही हमारे पास फिर क्या होगी कि जो कि फ्लो चार्जेस को हेल्प आउट करेगी मूव करने में। देन नेक्स्ट है 1 गॉस इज़ गिवन बाय, तो 1 गॉस की आपके पास जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है द टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या एरिया ऑफ कॉइल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों की वजह से हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक टॉर्क हमारे पास बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फॉर एन एंगल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होता है क्या है, बी ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपने फिर इधर ये देखना है कि हमारे पास कॉस का कौन सा एंगल है जो मैक्सिमम वैल्यू देता है, कौन 0 पे, 60 पे, 90 पे या 180 पे। तो हमें पता है जो कॉस 0 है वो हमें देता है 1, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए कॉस 0 से अपने पास वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है द वेबर इज़ यूनिट ऑफ, तो वेबर आपको पता है कि हमारे पास जो वेबर है वो किसका यूनिट है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस बाय 2 × 10⁻² वेबर एंड चेंज इन करंट ऑफ 0.01 एम्पेयर। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दे दी है और उन्होंने करंट की वैल्यू दी है, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो कि हेनरी में मेजर की जाती है। तो उसका जो आपके पास जो आंसर आएगा वो है ए ऑप्शन 2 हेनरी। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, तो इंडक्टेंस जो होती है उसकी यूनिट आपके पास क्या होती है, हेनरी। एंड एसी मोटर हैज़ डैश बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, तो आपके पास जो एसी मोटर है उसके हमारे पास कितने बेसिक पार्ट्स होते हैं, 2, ठीक है, ऑप्शन ए। और वो होते हैं कौन कौन से हैं, एक होता है आपके पास स्टेटर जो कि स्टेशनरी होता है, और एक आपके पास रोटर पार्ट होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में। देन नेक्स्ट है द डिवाइस इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड, तो वो कह रहे हैं कि वो डिवाइस जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास जो इंड्यूस हो रही हो बट स्टैटिकली हो, जिसमें हमारे पास कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट ना हो, तो वो आपके पास कौन सा डिवाइस है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आपके पास जो इंडक्शन होती है वो होती है ड्यू टू इट्स स्टैटिक पोजीशन। देखिए उसके पास कोर भी है, वो भी स्टैटिक होता है, एंड देन जो उसके पास जो कंडक्टर्स होते हैं वो भी आयरन कोर के ऊपर जो कंडक्टर हमने लेमिनेट किए हैं वो भी स्टैटिक होते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास जो स्टैटिकल इंड्यूस हो रही होती है। देन आई रूट मीन स्क्वायर करंट की क्या होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर ए 0.707 आई मैक्सिमम, या आई पीक भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 20 sin 157t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज, ठीक है। अब वो फ्रीक्वेंसी का पूछ रहे हैं इससे, अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, 20 sin 157t, ठीक है। अच्छा अब किसकी है, ये वोल्टेज की है, तो वोल्टेज की अगर हम जनरल इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास क्या होती है, Vm sin ऑफ ओमेगा टी। अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो V मैक्सिमम हमारे पास क्या है यहाँ पर 20, साइन अपनी जगह पे है, देन ओमेगा क्या है इसमें 157 और टी तो सेम है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, क्या आ जाएगी 157। तो ओमेगा आपके पास होता है, पता है आपको क्या होता है 2πf, ठीक है, इज इक्वल टू 157। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इधर छोड़ दे 157 डिवाइडेड बाई 2π। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 × 3.14, ठीक है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास आएगा 25, ठीक है, 25 हर्ट्ज। देन नंबर 19 है इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में जो बैलेंस होता है ब्रिज, वो किस कंडीशन में होता है, जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो, मैक्सिमम हो, हाफ हो, 0 हो या 1 हो। तो जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट की वैल्यू, करंट 0 होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तब हमारे पास वो बैलेंस ब्रिज बैलेंस कंसिडर किया जाता है। लास्ट है एम्पेयर्स लॉ इज अप्लाइड ओवर एनी सरफेस, क्लोज सरफेस पाथ या क्लोज सरफेस।
तो हमारे पास जो एम्पेयर सर्किट लॉ है या एम्पेयर्स लॉ है वो हमेशा जो अप्लाई होता है वो होता है क्लोज्ड पाथ में। हमारे पास पाथ हमेशा उसके लिए क्लोज रहना चाहिए, तब हमारे पास हम उसके ऊपर एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।